मैं ये ढूंढ रहा था कि मैं कैसे लोगों से अपनी बात कह सकता हूँ। तो मुझे लगा कि शायरी सब सुनते हैं, तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया। जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। नमस्कार एवरीवन। वेल, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तो राज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। सर, आपके जो लिरिक्स ने ना सबको खूब नचाया है, साथ ही सबको खूब रुलाया भी है। ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग खली बली हो गया है दिल से Yes. लेकर एक बार देख लीजिए तक, मतलब आपके जो लिरिक्स हैं वो सबके दिलों पर छा चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा, सर कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और ये सुन के कि मेरे गीत लोगों को पसंद आते हैं, लोग उस पे नाचते भी हैं और रोते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, आपकी तो मतलब मैं जानना चाहूँगी जर्नी यूपी से लेकर बॉम्बे तक, मतलब व्हाट कॉल्ड यू टू बॉम्बे। आपको क्या कैसे चाहत कैसे आई कि आप मुंबई जाना चाहते हैं और करियर अपना इस फील्ड में बनाना तो यहाँ एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें मेरे आसपास हो रही थी और मेरे साथ भी हो रही थी कि मुझे कुछ कहना था, मैं लोगों से कुछ कहना चाहता था, अपने दिल की बातें, लेकिन मेरी उम्र कम थी। और जब ये चीज़ें हो रही थी, जब मैंने बॉम्बे जाने का ठाना, मेरे ख़्याल से मैं साढ़े 18 या 19 साल का रहा हूँगा। तो उस वाह। वक़्त ये था कि छोटा मुँह और बड़ी बात, तो मैं ये ढूँढ रहा था कि मैं कैसे लोगों से अपनी बात कह सकता हूँ। तो मुझे लगा कि शायरी सब सुनते हैं, हम्म। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, और शायरी के थ्रू मैंने अपनी बातें कहने की कोशिश की, और लोगों ने वो सुनी। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी के लिए बना हूँ और मुझे यही करना है, और फिर इसका सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। हालाँकि वो छोटा मुँह बड़ी बात थी, या छोटा दिमाग बड़ी सोच थी उस वक़्त, क्योंकि हमारे गाँव से, मैं मुज़फ़्फ़रनगर के एक छोटे से गाँव संबलहेड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ। तो वहाँ इतनी सोच रखना ये गुस्ताखी होती थी उस वक़्त, इतनी बड़ी। और फिर एक जंग लड़ी मैंने, एक स्ट्रगल किया अपने घर में, कि अपने माँ-बाप को मनाने के लिए, वो एक स्ट्रगल किया, फिर मैं उसमें कामयाब हुआ। और उसके बाद फिर मैं मुंबई पहुँचा। 2002 का टाइम था, वो लास्ट चल रहा था 2002 का। और बस उसके बाद फिर वहाँ एक स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि मैं कभी मुंबई नहीं गया था, मुझे पता नहीं था कि कहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री है, कहाँ लोग रहते हैं, बहुत डरा हुआ था मैं। और मुझे ट्रेन ने जहाँ छोड़ा बॉम्बे सेंटर में, वहीं एक गेस्ट हाउस में रुक गया। और फिर मुझे लगा कि बस सूटकेस रखूँ और जैसे नीचे उतरूँगा तो चारों तरफ फ़िल्म इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। 4-5 दिन के बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो कोई फ़िल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, और वो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो ख़ैर वो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन डे बाय डे लोग मिलते चले गए, और फिर मुझे तकरीबन 8-10 महीने के बाद, या 1 साल तो शायद नहीं हुआ था, हम्म। मुझे पता चला कि फ़िल्म इंडस्ट्री कहाँ है। और मैंने उसमें कदम रखा और लोगों से मिलना शुरू किया, और फिर 1, 2, 3 ऐसे करते-करते फ़िल्में मिलनी शुरू हो गई, और फिर मैं आज आपके स्टूडियो में। वाह। तो सर, आपकी जर्नी में जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि रोड ब्लॉक्स भी काफ़ी रहे हैं, जी। और हम भी सुनते आए हैं कि कभी कभी पे चेक रोक देते हैं, कभी रिकग्निशन नहीं देते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? जी हाँ, ऐसा काफ़ी हुआ स्टार्टिंग में। जैसे मैंने ये बात कई बार कही भी है कि मैंने ऐसे भी काम किए हैं जो मेरे नाम से नहीं आए। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है, और मैंने कुछ गाने भी किए हैं जो मेरे नाम से नहीं होते थे, लेकिन उनके पैसे मिलते थे। और रही बात पैसे की, वो बीच-बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, 1-2 लोग ऐसे हमको मिल जाते हैं, क्योंकि हम क्या, ख़ास तौर से मैं अगर अपनी बात करूँ, राइटर्स की बात करूँ, तो बहुत ही इमोशनली लोग होते हैं और बातों में जल्दी आ जाते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं कुछ लोग बीच में ऐसे लोग मिल जाते हैं, और वो नए लोग होते हैं, और नए लोगों से हम इसलिए जुड़ते भी हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इंडस्ट्री में नए, जैसे हम भी कभी नए थे, जी। तो नए लोग वो फ़िल्म बनाना चाहते हैं या डायरेक्शन करना चाहते हैं, और वो तो उनकी हम कोई हेल्प कर दें, मदद कर दें अपने थ्रू, क्योंकि ऊपर वाले के करम से ऐसा हो चुका कि ठीक है, हमको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं और पहचानते हैं, या लोग भी सुनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि चलो भाई हमारे थ्रू इनका कुछ शुरू हो जाए। लेकिन वो कभी-कभी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, और उसमें कुछ नुकसानात हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई ऐसा नहीं है।
सर आपको मिस्टर भंसाली के साथ 14 इयर्स हो चुके हैं, द जी मास्टरपीसेस आप बनाते आ रहे हैं इतने सालों से, और अभी भी हीरा मंडी में क्या गाने निकाले हैं। जी आई थैंक यू। मीन वर्ड्स नहीं है मेरे पास, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। सो हाउ इज योर बॉन्ड विद हिम, एंड क्योंकि उनको भी ही हैज एन ईयर फॉर म्यूजिक, उनको म्यूजिक में बहुत रुचि रहती जी है। देखिए, सबसे पहले जैसा आपने कहा, उनको म्यूज़िक से प्यार है और म्यूज़िक पे वो बहुत टाइम खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इतनी अच्छी कंपोज़िशन भी बनाते हैं। जी। अब तो वो खुद ही म्यूज़िक करते हैं और हमारा इसलिए भी शायद इतना अच्छा बाउंड बना कि मेरी उनके साथ पहली फ़िल्म थी गुज़ारिश, हम्म, और उनकी वो एज़ ए कंपोज़र यानी एज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर उनकी पहली फ़िल्म थी गुज़ारिश। तो वहाँ से हम दोनों स्टार्ट कर रहे थे और चूँकि वो पोएट्री पे बहुत ध्यान देते हैं और म्यूज़िक के लिए बहुत लाइव चीज़ें बहुत करते हैं, सिटिंग्स होती हैं। जैसे इंडस्ट्री में बाकी जगह ऐसा कहीं नहीं होता कि कई-कई महीने म्यूज़िक चल रहा है, बैठे हुए हैं और सिंगर्स हैं, सर हैं, मैं हूँ और कुछ म्यूजिशियंस हैं और वो वहाँ पे गाने बज रहे हैं और फिर गाना बन रहा है। तो वो एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो उनके साथ शुरू से लेके और आखिर तक, अब तो ख़ैर इसलिए बहुत ईज़ी हो गया क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ और मुझे पता है कि उनकी क्या-क्या चाहतें होती हैं या उनकी फ़िल्म में किस तरह की चीज़ें, किस तरह के नुएंसेस होते हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी राइटिंग के थ्रू मैं वो कह सकूँ हम्म, और इसलिए बहुत अच्छा काम होता है। और इसमें मैं संजय जी को यहाँ थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बार-बार जो है मौके दिए और मैंने उन पे कोशिश की और वो लोगों तक पहुँचे। ये जैसे लास्ट ये हीरा मंडी का भी मतलब इतना हमें लगा नहीं था, सच मैं कहूँ तो मुझे ख़ास तौर से ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक वो क्लासिक टाइप के गाने थे और डिफरेंट बिल्कुल। टाइप के, हालाँकि उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या होता है, ख़ास तौर से इंडस्ट्री में भी ये कुछ हो रहा है कि एक गाना कोई हिट हुआ तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि रैप की भी ऑडियंस है, मुझे उससे भी कोई परहेज़ नहीं है। बिल्कुल। लोग वो बनाते हैं, गाते हैं, उनकी एक ऑडियंस है। लेकिन अब मैं जिस तरह का काम करता हूँ या संजय जी जिस तरह का काम करते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हर आदमी की ऑडियंस उतनी ही होती है। सारी दुनिया ना हमारे लिए है, ना हम सारी दुनिया के लिए हैं। हमारी एक दुनिया है, हमारे लोग हैं सुनने वाले। जिस तरह की मैं राइटिंग करता हूँ, उस तरह की राइटिंग लोग ढूँढते हैं, वो एक लोग हैं, तो मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो मुझ तक पहुँचते हैं और सुनते हैं। जो लोग दूसरे तरीके का काम करते हैं, वो उन तक पहुँचते हैं, तो सबकी ऑडियंस है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये हीरा मंडी इसका एग्ज़ाम्पल है कि लोग उन गानों तक पहुँचे और वो गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए। बहुत। फ़िल्म इतनी बड़ी हिट हुई, कोई बिल्कुल। वेब सीरीज़। तो सर आपको जो आपकी लिरिक्स हैं किसकी आवाज़ पर बेस्ट सूट करते हैं? कोई ऐसा आर्टिस्ट? देखिए, ये तो कंपोज़र डिसाइड करता है कि उन्होंने गाना किस तरह का कंपोज़ किया है। हुँ, वो संजय जी ही डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो हुँ, मुझे मेल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अरिजीत बहुत पसंद है। वो मेरे उनसे मेरा एक अच्छा रिश्ता है क्योंकि मेरे ख़्याल से उनकी लाइफ़ का जो पहला गाना था, वो मेरा ही था, कभी जो बादल बरसे। हुँ। उसके बाद फिर 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते बाद या महीने बाद उनका दूसरा गाना आया था, वो क्योंकि तुम ही हो, और उसके बाद फिर वो तुम ही हो चुके थे। और जी, और उसके बाद और उनका राइज़िंग पीरियड स्टार्ट हो। जी हाँ, और उनको मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि उनको जो पहला नेशनल अवार्ड मिला, वो मुझे खुशी है कि वो भी मेरे ही लिखे हुए गाने पे मिला, वाह! बिनते दिल पे, वरना उन्होंने इतने गाने गाए, उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला था और वो पहला मिला और मेरे ही गाने पे मिला, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तो ये सवाल थोड़ा-सा ट्रिकी होने वाला है। आपका खुद का फ़ेवरेट लिखा हुआ गाना कौन-सा है? देखिए, यूँ तो सारे गाने जो मैंने लिखे बट हैं आपको वो एक बताना है। मेरे फ़ेवरेट ही हैं और मुझे एक गाना था जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली, मतलब हालाँकि जिन जिन लोगों ने जिनके लिए मैंने लिखा था उन लोगों ने सुना है। गंगूबाई में एक गाना था जो अरिजीत ने ही गाया था, वो एंड स्कोर में उसमें चलता था। हुँ, मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। शायद वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं, हुँ। बट मेरा आज तक का मुझे लगता है कि मैंने उससे खूबसूरत राइटिंग नहीं की आज तक। सर एक गाने को लिखने में कितना टाइम लगता है? मतलब आपको दिन अब जी। बीत जाते हैं या फिर साल या कैसा होता है? देखिए, क्रिएशन का कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता, लेकिन अब ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इतने दिन हो गए चीज़ें करते हुए, तो एक हैबिट में आ चुका है क्रिएशन और ये राइटिंग, तो हुँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, कभी-कभी किसी गाने को 2-4 दिन लग जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशनल हो और डायरेक्टर को पसंद नहीं आ रहा है। पसंद इन द सेंस कि उसकी सिचुएशन उसमें उसको दिखाई नहीं दे नहीं रही दे है। रही है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर है। अदरवाइज़
2-4 घंटे में गाने ख़त्म हो जाते हैं और कभी-कभी आधे घंटे में भी हो जाता है। हाँ, जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ऑफ रिकॉर्ड है। अभी आपने देखा कि अंबानी जी की के सन की वेडिंग हुई थी, रिहाना, जी। जस्टिन बीबर, सारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से गुरुज़, पॉलिटिशियंस एंड एवरीबॉडी। हुँ। तो आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट द वेडिंग एंड आल्सो डू यू थिंक कि द फैमिली इज़ रूलिंग द इंडस्ट्री? हाँ, बिल्कुल वो उनके बैनर हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सभी लोग थे, एक्टर थे, एक्ट्रेसेस थीं और मेरे ख़्याल से टेक्नीशियन बहुत कम थे और ख़ास तौर से राइटर तो कोई नहीं था। जी। और जबकि उन्हें बुलाना चाहिए था और राइटरों को भी मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं तो ख़ैर जाता नहीं हूँ ऐसे शादियों-वादियों में। लेकिन कहीं न कहीं ठीक है इसलिए वो नाच-गाना मेरे ख़्याल से वो शोर-शराबा, हाय-हुल्ला और ये इतनी ज़्यादा खुशी वो मेरे ख़्याल से राइटरों के लिए वो जगह है भी नहीं। कोई भी इस तरह की जगह नहीं है और ठीक है वो दुनिया का हिस्सा है और वो उन्होंने किया, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं इतनी, हुँ। उनके पास इतना पैसा है, इतने उनके बैनर हैं, इतने उनके दोस्त हैं, तो किसी को बुला सकते हैं तो इससे कोई ख़ास फ़र्क मतलब ऐसी खुशियाँ होती रहती हैं। देखिए खुशी का किसी छोटे प्लेटफ़ॉर्म या बड़े प्लेटफ़ॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है, खुशी खुशी होती है। हमारे अगर किसी का 1 बेडरूम का घर है और उसमें कोई वो खुशी कर रहा है, वो भी उतनी बड़ी है और और जिस दिन कोई सैलरी आती है उस दिन तो बहुत खुशी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मेन काम यही है कि मतलब हम जो करते हैं वो लोग सुन लें और उनको जी। खुशी हो, मेन वही हो और कहीं न कहीं वहीं वहाँ शादी में भी हम जैसे राइटरों के ही गाने बजे, तो इनडायरेक्टली राइटर वो चीज़ है कि ना होते हुए भी वो लोग वहाँ होते हैं। तो राइटर भी थे उनकी खुशी में शामिल तो ठीक है। जनता के आपसे ढेर सारे सवाल है जो हम फ़िल्टर आउट करके लेकर आए हैं और जी, आपको जवाब देना है जी, पूरे ऑनेस्टी के साथ। प्लीज़, जी। तो बॉलीवुड में एज़ अ सॉन्ग राइटर या एज़ अ सिंगर करियर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए किसी को? देखिए किसी को भी सबसे पहले अगर राइटर बनना है तो उसको राइटिंग सीखनी चाहिए। हुँ, आजकल ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जो राइटिंग को लोग समझते हैं कि सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है ये। खैर एनीवे वो उस पे हम नहीं जाते। यही है कि मैं टिप्स दे रहा हूँ कि अच्छे राइटरों को पढ़ना चाहिए और अच्छे राइटरों को सुनना चाहिए और अ, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की और जो क्राफ्ट है वो सीखना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को सिंगर बनना है तो उसके लिए भी वही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि बहुत अच्छा रियाज़ करना चाहिए, किसी अच्छे उस्ताद के पास सीखना चाहिए और बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं नहीं सीख के वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती। ये गलत है बिल्कुल। जब आप सीख के कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कमर्शियल काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आर्ट तो फिर कमाल कर ही सकते हैं आप। तो सिंगिंग भी आप सीख के जाइए और बहुत रियाज़ कीजिए और सीखिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है वहाँ। हुँ, लोगों को बहुत। लगता है कि बहुत आसान है, मैं यहाँ बहुत अच्छा गाता हूँ या लिखता हूँ, बहुत मुश्किल काम है और इतना मुश्किल होना चाहिए कि जो हमारा देश है, वो बहुत बड़ा देश है और बहुत टैलेंट यहाँ है और हमारी जो इंडस्ट्री है, हुँ, इंडियन सिनेमा वो कोई छोटा-मोटा सिनेमा नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पे सर्वाइव कर रहा है जी। और जैसे अभी हमारी ये वेब सीरीज़ थी हीरा मंडी, तो इसने 192 कंट्री में धूम मचाई है और ये सिर्फ़ बिल्कुल। मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा है कि ये मैंने इसमें काम किया है, संजय जी ने ये बनाई है। नहीं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि हमारे इंडियन सिनेमा का इसके थ्रू एक नाम हुआ है और उसने नेटफ्लिक्स पे जो पूरी दुनिया में रूल करता है, उसके ऊपर अपनी धाक जमाई है और वो नंबर 1 और नंबर 2 पे कई महीने मतलब मेरे ख्याल से हाँ, 1-2 महीने और उसको हो बहुत चुके हाइप हैं। भी रही है। जी हाँ, जी। तो मुझे इस बात की खुशी है, तो इतना बड़ा सिनेमा हमारा हो चुका है, तो हुँ, उसके लिए वाक़ई जो लोग वहाँ जाते हैं, उनको बहुत तैयारी करनी चाहिए और वो तैयारी इसलिए भी कि आपको कामयाब होना है और इसलिए भी कि आप इंडियन सिनेमा को एक स्टेप और आगे लेके जाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल। आने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो लोग कल थे, वो आज नहीं हैं। हम अगर कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो हम कल नहीं होंगे। तो यही लोग आएँगे जो नए लोग हैं, तो इनको बहुत तैयारी करनी चाहिए ताकि ये जो सिनेमा यहाँ तक आया है, ये बहुत और आगे तक जाए और पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम हो। हाँ। तो सर लिरिक्स लिखते वक़्त किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल बवाल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पर। तो आप कैसे फ्रेम करते हो कि आप फैक्चुअली भी सही रहो और किसी को जी। हर्ट भी ना हो? देखिए, वही कि कोशिश करनी चाहिए कि मेरा जो मेकर्स हैं उनसे भी ये गुज़ारिश है कि इस तरह का सिनेमा ना बनाएँ। और बहुत सारे पहलू हैं सिनेमा के जो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि जिससे किसी को हर्ट होता हो या किसी को दुःख होता हो या किसी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हों, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो अगर ऐसा सिनेमा नहीं बनेगा तो ऐसे गाने भी नहीं लिखे जाएँगे।
और मेरा गाने लिखने वालों से भी ये भी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब हम नहीं होंगे कल, हम हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं, तो हमारा काम होगा और वो काम हमारे जाने के बाद हम किस-किस को ये, मतलब हम तो होंगे नहीं सफाई देने के लिए कि हमने डायरेक्टर की वजह से कर लिया था या कहानी की वजह से कर लिया था या सीन की वजह से कर लिया था। तो जब हम नहीं होंगे तब लोग अपनी-अपनी राय बनाएँगे कि, और हाँ, मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं या जिनको आइडल बना लेते हैं या जिनके जी। जैसा बनना चाहते हैं, तो उन लोगों पे, चाहे वो एक्टर्स हों, राइटर्स हों, कोई भी हो, तो उन लोगों पे खास ऊपर वाले का करम होता है, ऊपर वाला उनको चुनता है। तो मेरी यही दरख्वास्त है उन सबसे कि जब कामयाब हो जाएँ उसके बाद कोई भी खराब काम ना करें, क्योंकि कल आने वाली नस्लें जो होंगी, जो आपको फॉलो करेंगी, तो वो आपको बुरा-भला कहेंगी, गालियाँ देंगी कि किस कदर कितना खराब काम किया। तो वो गालियाँ सिर्फ़ आपको नहीं पड़ती हैं, जी। वो बुराई आपकी नहीं होती, वो ऊपर वाले के चुनाव की बुराई होती है। तो वो चुनाव, ऊपर वाले का चुनाव कभी गलत नहीं होता। तो वो जो चुनाव करता है ऊपर वाला, हमें उसकी लाज रखनी चाहिए, वो हमारा काम है कि हम ऐसा काम इस दुनिया में छोड़ के जाएँ जो 10 साल तक रहे या 20 तक रहे या उससे ज़्यादा तक रहे। जैसे पहले कितने लोगों ने कमाल-कमाल का काम किया जो आज तक हम सुनते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी जो है वो गुज़ारिश भी है और कोशिश भी है कि हम ऐसा काम करके जाएँ जो आने वाली नस्लें हम पे फ़ख्र करें और उससे कुछ फ़ायदा उठा के आगे बढ़ें। तो मेरी यही एक कोशिश है। सर क्या इवेंट्स अटेंड करना, पार्टीज़ अटेंड करना, इज़ इट गुड फॉर द ग्रोथ? ऐज़ इन आपको फ़ेवरेटिज़्म या प्रेफ़रेंस मिलती है अगर आप कोई कुछ स्पेसिफ़िक इवेंट्स या पार्टीज़ अटेंड करने जाओ? जी देखिए, मतलब ये एक मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में थोड़ा कम है, मैं बहुत कम पार्टियाँ-वार्टियाँ अटेंड करता हूँ। हुँ। लेकिन मेरे ख़्याल से आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, स्टार जो होता है, वो रात में निकलते हैं। वो ऐसा नहीं कि दिन के 12 बजे भी वही निकल रहे हैं, सुबह 6 बजे भी वही निकल रहे हैं, शाम को 8 बजे भी वही निकल रहे हैं, 5 बजे भी सुबह के वही, तो ये गलत है। हुँ। आर्टिस्ट को अपनी, जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो भी, मतलब जो समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो रही है, तो उन लोगों को अपनी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको गाहे-बगाहे कहीं भी नहीं जाना चाहिए और किसी भी बात में कूद नहीं पड़ना चाहिए। उनको एक उसकी गरिमा रखनी चाहिए, जो ऊपर वाले ने एक पोज़ीशन दी है, और आप स्टार हैं तो लाइक ए स्टार आप शाइन एक, करें। हाँ, बिहेव करें और शाइन करें। और हर जगह जैसे आज ये सोशल मीडिया पे, मैं जैसे हमारे एक्टर हर जगह रखे रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे कहाँ जा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये गलत है। ये इनका काम, ये उनका काम है जो लोग स्टार बनना चाहते हैं। हुँ। वो इस माध्यम का, इस मीडियम का सहारा लेके आगे बढ़े, ये उनके लिए है। हुँ। ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये उनके लिए मेरे ख्याल से नहीं है, और उनको थोड़ा-सा इससे बचना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस जो होती है वो 350 या 400 रुपए खर्च करके आपको थिएटर में आके देखती है, तो उसके पैसे वसूल होने चाहिए। बिल्कुल। आप फ्री में सुबह-सुबह हर जगह दिख रहे हैं, तो वो 350 रुपए ले दे के या 400 रुपए दे के आपको क्यों देखे थिएटर में? इसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। इतना एक्सपोज़ अच्छा नहीं है। इसका नुकसान हो रहा है कि आदमी फिर थिएटर में जाते हुए फिर सोचता है, अरे नहीं, इसको तो मैं अभी देखा ही है, यहाँ हुँ, रील हुँ, पे देख हुँ। लूँगा या फ़ेसबुक पे देख लूँगा या कहीं और देख लूँगा, तो वो ठीक नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है बिगेस्ट लाई इन द इंडस्ट्री क्या है जो मोस्टली सब लोग बोलते हैं? कोई ऐसा झूठ? अ, मेरे ख़्याल से तो झूठ, कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए, बुरी चीज़ है। और इंडस्ट्री में अ, ऐसा झूठ, लोग अपने काम के बारे में कुछ बोलते होंगे जो नहीं बोलना चाहिए। और मेरे ख़्याल से मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैंने कभी ऐसे झूठ बोले नहीं हैं, और मैं बहुत ज़्यादा झूठे लोगों को जानता भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ को अच्छी जानता बात हूँ। है। जी हाँ, कुछ को जानता हूँ, लेकिन ठीक है, झूठ एक ऐसा लोग अगर बोलते हैं कि जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और जिससे कुछ लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं, इधर-उधर हुँ। भटक नहीं रहे हैं, कि आपने एक बैठ के एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है जारी कर दी, लोग उसको फ़ॉलो करने लगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी हम सब इंसान हैं, थोड़ी वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को, देखिए इंडस्ट्री जो है, ये ग्लैमर की दुनिया है और इसमें एक चकाचौंध है, जी। एक शाइन है, तो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और इससे इससे मुतासिर होते हैं। हुँ। तो इन लोगों को तो ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी फ़ेक चीज़ें ना हो, झूठ ना परोसा जाए। मैं तो सिनेमा का भी, जो एक सिनेमा बनता था, जो फ़ेक सिनेमा था, वो अब नहीं बनता। थोड़ा-सा रियल सिनेमा की तरफ हम आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। क्योंकि लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, लोग ऐसा बनना चाहते हैं, लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।
तो अभी फैंस सोशल मीडिया पर ही मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं जी। कि आप अपने हेयर कैसे मेंटेन करते हैं एंड आप शाहरुख खान जैसे लगते हैं, आई मीन द हेयर एंड ऑल। नहीं नहीं, शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं, मैं तो बिल्कुल एक मामूली सा इंसान हूँ, एक राइटर हूँ, यूं कह एंड लीजिए। यू आर वेरी स्टाइलिश आल्सो, सो हाउ डू यू डू दैट? जी, बस मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, तो राइटर होने के नाते मुझे भी हक है कि मैं अच्छा दिखूँ और मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, मैं उनको अच्छा लगूँ। और इसके पीछे यही राज है। और रही बात बालों की, मैं कोई ख़ास केयर तो नहीं करता, ये खुदादाद चीज़ है, ऊपर वाले ने मुझे दी है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है लंबा चलेंगे। हाँ, और बिल्कुल। कुछ एक सवाल क्या था आपने, मैं थोड़ा भूल गया। शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान बड़े आदमी हैं। यहाँ मैं लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं हम्म। और हम सब उनके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी उस एक्टर के लिए काम करूँ उसके, क्योंकि मैं किसी एक्टर के लिए सोच के दिमाग में लिखता ही नहीं। मैं राइटिंग दिमाग में रख के लिखता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जितने लोगों के साथ भी मैंने काम किया है, या आगे मेरे जो नसीब में होगा मैं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, मैं राइटर हूँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के लिए कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो ये 4 लोग क्रिएटर होते हैं। फिल्म में खास तौर से ऐसे तो 250 लोग जुड़े हुए होते हैं, उस सब का कोई ना कोई हिस्सा होता है। एक डायरेक्टर और एक राइटर, इन 2 लोगों को वो रेस्पेक्ट और वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है जिससे इनका जो क्रिएशन है वो और बढ़ेगा, क्योंकि क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का नाम है। तो कॉन्फिडेंस 2 चीज़ों से आता है, जब आपकी रेस्पेक्ट होती है, अप्रिशिएट किया जाता है आपको और आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं उस लेवल की जो बाकी लोगों को दी जा रही है। तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि राइटर तो खैर पीछे जा ही रहा है, लेकिन उससे राइटर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो बेहतर कंटेंट तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिसमें ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट करें। और उसका नुकसान ये है कि ये खुद भी औंधे मुंह हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे गिर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि राइटरों को बहुत पीछे धकेल दिया गया है। तो उनको आगे लाया जाए और उनको वो फैसिलिटीज दी जाएं और उनको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि आफ्टर वो फिल्म कहानी पे ही चलती है। अगर ऐसे ही चल रही होती तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं, अगर ऐसे भी हो सके कभी इन फ्यूचर के जो भी बड़े एक्टर हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई भी हो, वो थिएटर में जाके हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाएं, लोग अगर टिकट लेके देखना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिल्म के थ्रू देख रहे हैं तो फिल्म जब आती है तो वहाँ पे कहानी आती है, वहाँ पे डायलॉग्स आते हैं, वहाँ पे स्क्रीन प्ले आता है, वहाँ पे गाने आते हैं, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ हैं जो डायरेक्टर्स के और जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके विजुअल्स आते हैं जो वो क्रिएट करता है। तो इन 2 लोगों को रेस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है, कलेक्टिव होनी एफर्ट चाहिए। है। और ये हमारे लिए नहीं, ये सिनेमा के लिए, ताकि हमारा इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत आगे जा सके। वरना तो क्या होता है, फिल्म एक फेस की बन जाती है एक्टर की, और वो बैठ के, मुझे हैरत है कि वो बैठ के इंटरव्यूज में यहाँ वहाँ बात भी करते हैं, ये फिल्म हमने जब हम बना रहे थे हमने ऐसे बनाई, और सवाल पूछने वाले भी उनसे पूछते हैं कि आपने ये फिल्म कैसे बनाई, उन्होंने कैसे बनाई ये फिल्म। उन्होंने पहले बहुत कुछ बना है, उसके बाद उन्होंने उसमें एक्ट किया है। तो पहले स्क्रिप्ट बनी है, उसकी तो बात ही नहीं होती, वो आदमी से कोई बात ही नहीं करता है, उससे कोई पूछता ही नहीं है। तो वो जब तक ऑडियंस के रूबरू नहीं होगा, लोग उससे पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वो बेहतर क्रिएशन कैसे करेगा। तो ये सारी फिल्म का एक्टर क्रेडिट लेके चले जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। मैं एक्टरों की बहुत इज्जत करता हूं, वो एक फेस है फिल्म का, वो लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी बड़े एक्टर को ले लेंगे तो आपका टिकट 16 लाख रुपए का बिक जाएगा, आपका टिकट 350 रुपए का या 400 का ही बिकेगा। बिल्कुल। तो आप किसी नए को लेकर पिक्चर बनाए, उसका भी 350 रुपए का, तो टिकट विंडो पे सब एक जैसे ही है। तो ये एक अलग बात है, ठीक है, आपका फेस है और आपको लोग पहचानते हैं, आपके नाम से फिल्में होती हैं, मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करता हूं, उसको मानता हूं और उससे एग्री करता हूं। लेकिन राइटर को वो जगह मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है, और उसका नुकसान राइटर का नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी है, इनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि या तो फिर मुझे इससे भी ऐतराज नहीं, ये अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो एक बेहतरीन फिल्म खुद ही लिखें, खुद ही डायरेक्ट करें और रिलीज करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इनके पास सोर्सेज हैं, कर सकते हैं, मैं उसके भी साथ हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे खुशी ये होगी कि जब ये खुद लिखेंगे, खुद विजुअल्स क्रिएट करेंगे, तो कम से कम ये जो खुद के अंदर का राइटर है वो भी आगे रहेगा, मुझे इससे खुशी होगी। लेकिन अगर आप या तो आप किसी को लीजिए मत, आप किसी राइटर को ले रहे हैं और किसी डायरेक्टर को ले रहे हैं, किसी कंपोजर को ले रहे हैं,
किसी लिरिसिस्ट को ले रहे हैं तो उसको फिर वो जगह दो। इसका मतलब वो काम आपको नहीं आता जो आप उससे करवा रहे हैं, जिससे आप काम करवा रहे हैं उसे आप जगह दें, उसे प्लेटफॉर्म दें, उसे फैसिलिटीज दें। या तो आप खुद कर लें, कोई ऐतराज नहीं है, सब बहुत लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल है कि क्या एक्टर्स राइटर्स के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि हमारी डायलॉग्स में सर थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिए, ये थोड़ा टफ हो रहा है, इसको थोड़ा इजी कर देखिए, सेट पे ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत देर से होता है, और जो पहले बहुत पहले होना चाहिए दीजिए। वो बहुत देर से होता है, जब वहां कुछ गुंजाइश नहीं होती है। वहां जो चीजें जो ऑन द स्पॉट इनको लगता है, या किसी डायरेक्टर को भी अगर लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया, राइटिंग को घुमा दिया मैंने ऑन द स्पॉट, या कोई एक्टर बोले कि मैंने ऐसा उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, नहीं, वो कभी कभी रेयर ऑफ द रेयर को तीर लग गया। लेकिन इतनी जल्दबाजी में और इतने एक बिल्कुल स्टेज पे और जो है प्लेटफॉर्म पे जाके अच्छा क्रिएशन हो ही नहीं सकता। उसके पहले करना चाहिए आपको। आप पहले कहाँ रहते हैं? आप इतनी जल्दी में हैं और इतनी बिजी हैं, तो फिल्म बना क्यों रहे हैं भाई? 2-4 साल बाद बनाएं, नो प्रॉब्लम। तो आप उसके पहले वो सारी तैयारियां करनी चाहिए। उसके पहले आप राइटर को मौका दें, उसके साथ बैठें, उससे डिस्कस करें और उसके साथ चीजें अच्छी करें और फिर आगे आए। सर, एक मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग इंडस्ट्री में आने का सपना देख रहे हैं, जिनका सपना है जो आने की इवन ट्राई कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी 2 लाइनें हैं, मैं वो 4 लाइनें हैं। मैंने वो खुद के लिए लिखी थी किसी ज़माने में, और मैंने उस पे अमल किया, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में आना चाहते हैं, वो इस पे अमल करें और आगे बढ़ें। कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। वाह। थैंक तो यू। एक और आपको करना पड़ेगा लाइंस कुछ, जो जी। लोग दिन भर काम करते हैं ऑफिस में और जी। हर जगह किसी भी फील्ड में, बट मोटिवेशन की थोड़ी कमी होती है लाइफ में, तो उनके लिए कुछ लाइनें अगर आप कहें। देखिए, मैं हमेशा मेरी 2 लाइनें हैं, मैं यहाँ वो पढ़ना चाहूँगा कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। ये जो लोग, इतने लोग काम करते हैं, ऐसे हम इंडस्ट्री की बात करें, तो ये हम सब कहीं न कहीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेर पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ऐ आँसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। रुको ऐ आँसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो आप मच। सब भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में प्यार देते रहिए और देखते रहिए जी मीडिया।